हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। और आज का आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आरपीएससी में जो भी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं किस सब्जेक्ट से, बायोलॉजी या जीव विज्ञान से। तो सबसे बड़ी तो बात ये है कि सभी स्टूडेंट्स के जो कॉमन कमेंट्स आते हैं वो इसलिए आते हैं कि सर आपका जो सिलेक्शन हुआ है उसके रिगार्डिंग आपकी जो स्ट्रेटजी थी, ठीक है, आपकी जो रणनीति थी या स्ट्रेटेजी थी वो कैसी थी, आपने कैसे प्रिपरेशन की थी, कहाँ से कोचिंग ली थी, वो सभी चीज़ें जो आप डेली रेगुलर कमेंट्स में पूछते हो या फिर फ़ोन करके पूछते हो, वो सभी चीज़ों का आज छोटा सा वीडियो बनाएंगे अपन। उसमें अपन बताएंगे कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, कैसे कैसे कंडीशंस क्या क्या, और सिलेक्शन तक कैसे पहुँचा था। देखो, सबसे ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कि आपके माइंड में पॉजिटिविटी क्या चाहिए। आपको माइंड में पॉजिटिव, माइंडली पॉजिटिव होना सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी यह है कि आप उस चीज़ के प्रति क्या देख सकते हो, सपने देखो, ठीक है। सबसे ज़रूरी सिलेक्शन के लिए है सपने। किसी न किसी चीज़ को पाने के लिए आपको भी पता है सपने की आवश्यकता पड़ती है। आप किसी चीज़ के प्रति सोचने लगते हो, आप उसके सपने देखने लगते हो, आपके उसके बारे में और चीज़ें आप सर्च करने लगते हो। इसका मतलब आप उस दिशा में चल पड़े हो। और चलने के लिए ठीक है, लेकिन चलते रहने, रेगुलरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने टारगेट डिसाइड किया है। दूसरे दिन रात लोग जो सो के उठते हैं तब तक वो भूल जाते हैं कि क्या सपना था क्या नहीं था। लेकिन अपने को क्या रखना है, रेगुलरिटी। देखो, सपने हमेशा क्या रखने हैं आपको, हाई। सपने आपके कैसे होने चाहिए, ऊंचे होने चाहिए, हाई सपने होने चाहिए। अपने पेरेंट्स के प्रति अच्छे होने चाहिए कि मैं इस पोस्ट पे जाता हूँ या ये चीज़ मैं करता हूँ तैयारी, मेरे पेरेंट्स को कितनी रेस्पेक्ट मिलेगी इस चीज़ से, मुझे कितनी मिलेगी, मेरे पारिवारिक जो कंडीशन है इकोनॉमिक्स वो कैसे उठा सकता हूँ अपने। क्योंकि हर कंडीशन में जरूरी नहीं सभी बच्चे अच्छी फैमिली, मतलब अपन इकोनॉमिकली बात करें, इकोनॉमिक फैमिली के लिए थोड़ा अपर हो। कुछ अपने जैसे भी हैं जो अपन क्या करते हैं, एकदम मिडिल क्लास से आते हैं, पीछे का बैकग्राउंड कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई सर्विस में नहीं है, सब मजदूरी हैं, सब मजदूरी करने वाले हैं अपने पेरेंट्स। तो उस कंडीशन में सबसे बड़ा आपका टारगेट है कि भी आपने जो कंडीशन देखी है वो अपने आने वाली पीढ़ी या बच्चे ना देखें। वो सभी चीज़ें आपको सोचते हुए ये करना है कि इस पीढ़ी में अपन कुछ ऐसा करेंगे ताकि हमेशा अपने खुद को सेटिस्फिकेशन रहे कि मैंने इस दुनिया में अगर मैं आया हूँ तो कुछ करके ज़रूर जाऊँगा। ये चीज़ें टारगेट मेरे माइंड में पहले से थी और मैं हमेशा से इस चीज़ को सोचते हुए रखता था कि आगे आए हैं तो कुछ तो पाके जाएंगे। इसलिए पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था तो वो अलग पोस्ट थी, एग्रीकल्चर में पोस्ट थी, असिस्टेंट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर। लेकिन दूसरी चीज़, उस पोस्ट पे मैंने 5 साल काम किया। 5 साल के बाद में भी मेरा रुझान कभी नहीं चेंज हुआ। मुझे सिर्फ क्या चाहिए था, टीचिंग की लाइन चाहिए थी, ठीक है। मुझे टीचिंग में क्या था, इंटरेस्ट था। इसलिए मैंने क्या किया, वहाँ पर लास्ट में लॉकडाउन जो लगा था 2021 के आसपास, मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया और सोचा कि बच्चों से कनेक्टिविटी भी रहेगी और उसके साथ में अपने को जो भी आता है वो बच्चों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। तो नेट वगैरह का मैंने स्टार्ट भी किया था, वो सभी चैप्टर्स मैंने किए भी हैं, काफ़ी पढ़ाए भी हैं। तो उस प्रकार से मैंने करता रहा और खुद की जो स्टडी है वो मैंने स्टार्ट की फिर कि वापस से अपना जो फर्स्ट ग्रेड है उसके ऊपर फोकस करते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड का कभी फोकस नहीं किया, ना ही थर्ड ग्रेड का मैंने सोचा मैंने केवल एट फर्स्ट ग्रेड का, और फर्स्ट ग्रेड से भी हालांकि ज़्यादा मैंने जो सोचा था वो असिस्टेंट प्रोफेसर का सोचा था। तो सपने हमेशा ऊंचे रखे हैं और आप भी रखोगे। तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर सोचा था, असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू में गया था, इंटरव्यू में हालांकि नहीं हुआ क्लियर करने के बाद भी, ठीक है। तो इस बार वापस कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये है कि भी आप कॉलेज या जो स्कूल लेक्चर है उसका लेवल आप रखो, उससे नीचे आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसकी अच्छी सैलरी होती है। स्कूल लेक्चर की अपन देखेंगे, ग्रेड फर्स्ट की सैलरी अपन देखेंगे तो भी अच्छी है, 4800 पे ग्रेड है। 2 साल के आसपास आपकी जो पेमेंट है वो कितनी रहेगी, तो यहाँ पर अपन देखें 31,100 रुपये, और वो ही आफ्टर 2 ईयर कितनी हो जाएगी, लगभग 60,000, ठीक है। ये आपकी पेमेंट होगी। पेमेंट में कोई कमी नहीं है। अगर इतना सब कुछ है तो फिर अपन तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। अब अपन चलते हैं आगे टॉपिक पे कि सिलेक्शन के लिए कौन सी, मैंने पहले स्टार्टिंग आपको बता ही दिया मैंने कि सिलेक्शन के लिए मैंने किया क्या था, ठीक है। देखो,
सिलेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो। मैंने भी ऐसे ही किया था, प्रिंट आउट निकाला था, प्रिंट आउट देखा था, उसको एनालिसिस किया था। सबसे पहले क्या करना है, एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद मैंने सिलेबस को फॉलो किया कि सिलेबस की टॉपिक से मैं कहाँ से कर सकता हूँ, क्योंकि 2 पेपर हैं, एक जीके का है और एक क्या है अपना इसका सब्जेक्ट का है। तो यहाँ पर जीके का तो देखो लिमिटेड सिलेबस है, जीके का जो सिलेबस है वो क्या है, लिमिटेड है। मैंने क्या किया था कि जो यूट्यूब है ना, चैनल जो है यूट्यूब जो है, इससे नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है ना। यूट्यूब से स्टार्ट किए थे नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स डेली बनाता रहता था। और मैनेजमेंट का भी यूट्यूब से देखा था, स्कूल मैनेजमेंट, ये भी मैंने यूट्यूब से पूरे नोट्स बनाए थे। इसके अलावा और मैंने देखे पूरी चीज़ें मैंने, हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटी है, वो सभी चीज़ें मैंने इसे नेट से ही पूरे गूगल से इनसे मतलब करके नोट्स बनाए थे, ठीक है ना। फिर एक साइको की अगर अपन देखें, साइकोलॉजी की देखें, तो ये ज़रूर मैंने पहले तो कोई बुक से पढ़ा था हालांकि, लेकिन बुक से मैं नहीं पार पड़ी थी। फिर लास्ट में जो धीर सिंह जो धाबाई है, धीर सिंह जो धाबाई है, अवनी एजुकेशन, उसकी ज़रूर क्लास मैंने ली थी 1100 रुपये की। तो साइकोलॉजी यहाँ से देखी थी और पूरा जो है वो वहीं से किया था मैंने, गूगल से, नेट से। और सबसे बड़ी बात थी कि जब मैंने इनकी स्टडी की थी या तैयारी की थी, तब डेली का मेरा जो शेड्यूल था वो ये था कि भाई डेली कोई भी मैं अगर एक टॉपिक करता था, सिंगल टॉपिक, अगर मैंने उसकी थ्योरी पढ़ी है तो उसी टाइम पर मैं उसको क्या करता था, उसके एमसीक्यू सॉल्व करता था। ये मैं डेली करता था। कौन सी बुक से किया मैंने, तो एक तो आती थी सुगम की, सुगम की एक बुक आती है फर्स्ट ग्रेड की, जो केवल ऑब्जेक्टिव है और साथ में डिस्क्रिप्शन भी दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन के आधार पे मैंने जो थ्योरी यहाँ से पढ़ी है यूट्यूब से, उन थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा ऐड करने के लिए मुझे सुगम में मिला। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इनके जो डिस्क्रिप्शन थे उनको ऐड करते हुए इस थ्योरी में ऐड करता गया। तो फिर इसी के साथ मैंने एक दूसरी बुक सोल्व की थी, जो आती ना ये सिखवाल की, सिखवाल वाली बुक, सिखवाल वाली बुक आती है एमसीक्यू की, ये मैंने ज़रूर देखी थी सिखवाल वाले की। इस सेम ऐसे ही मैंने सोल्व की, जो भी टॉपिक मैंने थ्योरी कहीं से भी पढ़ी है उन थ्योरी में सिखवाल वाले मैंने पढ़ी और इसमें थ्योरी में क्या किया करता गया, ऐड करता गया, इधर से भी ऐड करता गया, इधर से भी ऐड करता गया। एक बुक ज़रूर मैंने ली थी थ्योरी के बेसिस पे, हालांकि ज़्यादा नहीं पढ़ी मैंने उसको, जो फर्स्ट रैंक के नाम से आती है, एक ये बुक ज़रूर ली थी मैंने फर्स्ट ग्रेड की। तो इसमें से काफ़ी चीज़ें मैंने देखी थी और तो मैंने पूरे वैसे ही किए थे, नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स, और उन्हीं को बार बार रिवाइजन मैं करता था। तो बार बार रिवीजन करने के कारण से मुझे वो चीज़ें एकदम फिक्स याद तो रहने लगी थी, लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी, सुगम से और सिखवाल से, इन चीज़ों से कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, कौन से क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, वो चीज़ें मैंने पूरी यहाँ से क्लियर कर ली थी। ठीक है, यहाँ से अपन प्रोसेस स्टार्ट हुई। इसी के साथ साथ कौन सी बुक्स पढ़ी, ये बुक्स जीके की बता दी मैंने। दूसरी सब्जेक्ट आता है अपना जीव विज्ञान। कि जीव विज्ञान का जो था बुक, वो कहाँ से किया था। देखो ज़्यादा मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। ठीक है, मैंने क्या किया था, एलन के जो मॉड्यूल है, एलन के मॉड्यूल्स, ठीक है, एलन के मॉड्यूल्स कौन से, इसमें बॉटनी एंड जूलॉजी, वो दोनों थे मेरे पास। हिंदी मीडियम की भी थी और इंग्लिश मीडियम की भी थी। जहाँ हिंदी के मुझे सब लगे सुटेबल, वहाँ हिंदी वाले पढ़े, और ये लगे वो पढ़े। मैंने इनको भी पढ़कर, मैंने डायरेक्ट नहीं पढ़े भाई, इनको भी मैंने क्या किया, शॉर्ट नोट्स तैयार किया था। जो सिलेबस में लाइन थी उस लाइन का मैंने क्या किया, शॉर्ट नोट्स तैयार किया, सिलेबस टू सिलेबस। सिलेबस में अगर कोई मेंबर का नाम दिया है
तो वो भी किया है। जैसे मान लो सिलेबस में इसमें देखते हैं खरगोश है, एक मेंढक है, और वो चीज़ें हैं वो इसमें नहीं है, एलन वाला मॉडल उसमें नहीं मिले डायरेक्ट मुझे, तो वो मैंने बाहर से देखे, कहीं से भी नेट से देखे। और दूसरी चीज़ कि इनके MCQ के लिए एक मैंने सहायता ली थी कि भाई थ्योरी तो मैंने मॉड्यूल से पढ़े हैं, इसके अलावा इनकी थ्योरी जो है वो मैंने एक बुक आती है अपने राजस्थान में चलती है CBH की बुक, CBH की बुक पर चलती है। तो CBH की बुक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इनवर्टिब्रेट की आती है, ठीक है ना, इनवर्टिब्रेट की आती है जो फर्स्ट ईयर में चलती है शायद। इसके अलावा जितने भी जो सिलेबस है उनके अकॉर्डिंग जितनी बुकें वो सब इसमें अवेलेबल है, ठीक है। जैसे मान लो इकोनॉमी की अपन देखें, इकोनॉमिक एंड एनिमल बिहेवियर, ये बुक अपने BSc थर्ड ईयर में चलती है इस नाम से। तो उसमें प्लांट के इकोनॉमिक्स भी आ जाएंगे पूरे, और उसी के साथ में एनिमल, ये तो वैसे उसकी है अप्लाइड बायोलॉजी की, ये अलग है और ये अलग है। ये बुक आपको अलग से मिल जाएगी, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी, ये मैंने यहाँ से पढ़ी है, ठीक है। एनिमल बिहेवियर मैंने बताया थी आपको, अप्लाइड बायोलॉजी, अप्लाइड एनिमल बिहेवियर जो है वो BSc थर्ड ईयर में जूलॉजी की बुक है, ये चलती है, ये यहाँ से किया था। और इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत हुए भी नहीं है, हालांकि मैंने इसका वीडियो बना रखे हैं, 8 वीडियो मैंने बना रखे हैं, और इसी के नोट्स मैंने पढ़े थे 8 वीडियो के, और उनमें से 8 क्वेश्चन जो है वो आए थे, और 8 के या 10 क्वेश्चन आए थे, और पूरे के पूरे राइट निकले वो। तो ये तो आप भी देख सकते हो वीडियो आराम से, आपकी इसमें से कहीं भी मिस्टेक्स नहीं होगी आपकी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट यहाँ से देख लो, ठीक है। सेल बायोलॉजी CBH की बुक काफ़ी बेस्ट है, CBH की बुक सेल बायोलॉजी। इसके अलावा CBH की आप जो नॉर्मल है ये एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजियो, ये टर्म्स आप जो BSc की बुक्स है उनमें देख लो। इसके साथ साथ जो एलन के मॉड्यूल्स है, ये शॉर्ट में आप देख सको तो एलन के मॉड्यूल्स है, उसमें सब चीज़ें हैं, ये एलन मॉड्यूल्स, ये तो इसमें से आप देख लो, क्योंकि जितने भी शॉर्ट टर्म्स है वो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे। एलन मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है MCQ वो भी देख लेना, ये ज़रूर साथ साथ में थोड़े से देख लेना, उसमें कुछ टर्म्स नए मिलते हैं वो भी आप ऐड करते रहो। पढ़ने का तरीका सबसे बेस्ट यही है, जो मैंने तो जो किया है वो मैं अभी भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भी मैं जो भी पढ़ता हूँ, अभी भी मैं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो अभी भी मेरा मेथड जो वो यही है कि किसी भी थ्योरी को मैं पढ़ता हूँ तो एक रजिस्टर अलग अलग सब्जेक्ट का रख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट का अलग अलग आप रखोगे तो सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक आता है तो सेम, जैसे एनिमल किंगडम पढ़ा, एनिमल किंगडम सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ता हूँ। सिलेबस में पहली लाइन कौन सी है उसी का हेडिंग लगाया, उससे रिलेटेड कहीं भी मैटर मुझे मिलता है तो वो मैं शॉर्ट नोट्स उसके तैयार कर लेता हूँ, ये एकदम शॉर्ट, क्योंकि जो चीज़ें अपने को आती है वो चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो नहीं आती है केवल वो लिखता हूँ, क्योंकि आती है उसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी टॉपिक के मैंने क्या किया, MCQ बुकें बताई मैंने, MCQ किए, और MCQ में कुछ नई चीज़ें मिली, नई थ्योरी मिली, कुछ और चीज़ें मिली, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया कि कोई नया क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें कौन सी लाइन ऐसी पूछी गई है जो मेरे नोट्स में नहीं है, मुझे नहीं आती है, वो यहाँ पे मैंने वापस ऐड किया। इस प्रकार से ऐड करते हुए MCQ जो है बायोलॉजी के वो मैंने सोल्व किए थे, खास तौर से यूथ कंपटीशन, यूथ कंपटीशन की बॉटनी और जूलॉजी दोनों की बुकें आती है, यहाँ से ज़रूर मैंने सोल्व किए थे। यूथ कंपटीशन के पूरे बुकें सोल्व किए हैं, पूरी बुक सोल्व करके मैंने अपनी जो थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनमें ऐड करता गया था मैं, तो वो पूरे मैंने यहाँ से कंप्लीट की थी, ठीक है। तो ये तो हुआ बुक्स का मैटर पूरा। टेक्निक्स की ये था कि टेक्निक्स मुझे आती थी पहले से, टेक्निक्स अभी भी मैं कह रहा हूँ, टेक्निक्स मैंने बता भी दी है, और टेक्निक्स के मैं ऐप के ऊपर जो है बुक का मैटर थोड़ा सा ऐसा आ रहा है कि भाई बुक में फ्लिपकार्ट एक्टिवेट नहीं हो रहा है, फ्लिपकार्ट यहाँ से पिकअप नहीं कर पा रहा है,
ठीक है ना। तो बुक मैं निकालने वाला था, मैं आपको बताया भी था कि बुक का पूरा कंटेंट सब कुछ तैयार है मेरे पास, लेकिन जो डूंगरपुर यहाँ पोस्टिंग है आसपुर में, यहाँ पर क्या है फ्लिपकार्ट का पिकअप पॉइंट नहीं है, तो फ्लिपकार्ट यहाँ से पिकअप नहीं कर रहा। तो 1-2 लाख 1-1.5 लाख लगा के मैं अगर बुक निकालता भी हूँ तो वो यहीं स्टॉक में पड़ी रहेगी। कोई कॉलेज लेक्चर की भी यहाँ स्टॉक में रह गई, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया उसमें भी। तो ये चीज़ है, इससे बेटर है कि मैं आपको PDF फॉर्मेट में ऐप के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप पेमेंट कटा के डाउनलोड कर लेना और उसका प्रिंट आउट ले लेना, ताकि आपको भी बेनिफिट और मुझे भी ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था इस चीज़ में। ठीक है, दूसरे आगे देखिए कौन सी चीज़ें हमेशा करनी है। देखो भाई, हमेशा करने वाली चीज़ें तो यही है कि आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी टारगेट को ले रहे हो, वहाँ पर आपकी रेगुलरिटी जरूरी है। रेगुलरिटी, ठीक है ना, रेगुलरिटी आपकी ज़रूरी है। रेगुलरिटी का मतलब है नियमित रूप से आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, उनसे कनेक्टिविटी रखो। थोड़े से दिन कोई शादी आ गई, कोई फंक्शन आ गई, कहीं घूम के आ गए 5 दिन 10 दिन, उसके बाद में वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। थोड़े से दिन इन चीज़ों को आप थोड़ा सा अवॉइड कर दो भाई। मैं कई स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो प्रिपरेशन तो जरूर करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आने का कारण सबसे बड़ा है कि वो 10-10 दिन 20-20 दिन कहीं भी चले जाते हैं, शादियों में चले जाते हैं, कहीं छोटा सा फंक्शन हुआ बुआ के चले गए, मामा के चले गए, नानी के चले गए। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है, आपने जो कंटिन्यूटी दी है, उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और डिस्कनेक्ट करने का मतलब वापस से आते हो, माइंड सेट करते हो, पता ही नहीं चलता कहाँ छोड़ के गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी नहीं जाता, मैं साल भर घर नहीं जाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि अगर मेरी एग्ज़ाम आई तो मैं कभी घर जाऊँगा ही नहीं एग्ज़ाम होने तक। तो ये कंडीशन थी। तो हमेशा रेगुलरिटी रखनी है, डेली थ्योरी पढ़नी है, डेली क्वेश्चन सोल्व करने, सिलेबस टू सिलेबस, जितना जल्दी हो सिलेबस कवर करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद में शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं आपने पूरे परफेक्ट, उनको रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। देखो कोचिंग की बात है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, कोचिंग के लिए देखो कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। कोचिंग आप कहाँ से करोगे? कोचिंग अगर आप जीके की लेते हो तो कोचिंग बेस्ट है। जीके के लिए अगर आपको लगता है आप फर्स्ट टाइम हो, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा है कोई बच्चा कोई बच्ची, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि भाई एक बार कोचिंग जीके की जरूर ले लो। जीके की कोचिंग के लिए कोई भी बेस्ट कोचिंग देख लो, उत्कर्ष वाले भी ले सकते हो। इसके अलावा कोई भी अच्छी ऐसी स्टैंडर्ड होनी चाहिए जिनको पर्टिकुलर सिलेबस करवाते हो और स्टाफ अच्छा हो, कंप्लीट क्लासेस अपलोड करते हो, ऐसे ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो कोई भी आप देखो बेस्ट कोचिंग के लिए कि भी फर्स्ट कैंडिडेट है उसके लिए। अगर आपने एक बार कहीं से भी कोचिंग ले रखी है आपने, सेकंड टाइम आप कोचिंग लेने की कभी भी गलती मत करना। सेकंड टाइम आपको जो आपने नोट्स बनाए हैं उसी को अपडेट करते रहो। एक बार जब भी आप नोट्स बनाते हो थोड़ा थोड़ा स्पेस देके नोट्स बनाओ, ताकि उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, आगे जब भी ऐड करना पड़े उनमें ऐड किया जा सके। मैं हमेशा कोई भी टॉपिक बनाता हूँ उस टॉपिक के लास्ट में 2 पेज जरूर छोड़ता हूँ, ताकि 5 साल 3 साल 2 साल जब भी लगे तो उसी टॉपिक में ऐड करते हुए अपन उसको अपडेट कर सकें। हमेशा मैं हर टॉपिक थ्योरी का ऑब्जेक्टिव सब कुछ करके भी मैं 2 पेज जरूर छोड़ता हूँ लास्ट के अंदर, बीच में 20 पेज छोड़ देता हूँ कभी कभी, ताकि कोई चीज़ इससे रिलेटेड आए तो इसमें ऐड कर सकते हैं अपन, ठीक है। और नहीं भी आते तो मैं तो अगर स्पेस नहीं भी बचता है तो क्या करते हैं, सेम पेज निकाल के उसको फेविकोल से वापस उसमें लगाओ और वहीं पर लिखो। टॉपिक जहाँ है उसके क्वेश्चन वहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जीके के लिए है कि उत्कर्ष वाली कोचिंग ठीक है, ये ले सकते हो आप एक बार देखने के लिए। अदरवाइज फिर आपको सबसे बेस्ट जो होती है वो होती है सेल्फ स्टडी, जो मैंने आपको बता दिया। सेल्फ स्टडी की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा करोगे उतना बेस्ट है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना कि उसने इतना 100% करा दिया सिलेबस, 100% करा दिया और 100% अपने पढ़ लिया तो 100% अपना सिलेक्शन होगा, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। इसलिए किसी भी कोचिंग के ये डिपेंड नहीं कि उसने कराया वही पढ़ना है, वो आपका एक क्या है, केवल बेस है। उसको बेस लेते हुए आपके ऊपर उसको ऐड करना, अपने को उसके ऊपर जो प्लस करेगा सिलेक्शन उसका होगा। काफ़ी बच्चे तो सिर्फ उन्हीं को रिवीजन करते रहते हैं कि सर ने पढ़ा दिया बस हो गया। अरे उसके आसपास बहुत बड़ा वो है, आप बुक्स लाओ, सुगम लाओ, सिक्फल लाओ, कोई भी लाओ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कुछ भी करो, लेकिन क्वेश्चन जरूर करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के फ़ायदे मैंने आपको बताया दिए कि फर्स्ट ग्रेड एक अच्छी वैकेंसी है, एक रेपुटेटेड वैकेंसी है। आप जिस स्कूल में जाओगे आपकी काफ़ी रेस्पेक्ट होती है और आपको गजेटेड एक सेल भी मिलती है, तो वो भी आप बनते हो। दूसरी चीज़ है सैलरी अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है। केवल आपको 11th एंड 12th को क्या कराना है, टीचिंग करवाना है, ठीक है। तो वैसे भी कोई बर्डन नहीं है। मैक्सिमम आपके 3 या 4 पीरियड आते हैं,
3 या 4 पीरियड के अंदर आप अच्छे से पढ़ाओ। पढ़ाने के बाद में सुकून की ज़िंदगी है, अच्छे से ज़िंदगी है। ये है कि आप 10 बजे गए और 4 बजे घर आ गए, उसके बाद में आपके पास टाइम बचता है पूरी नाइट। दूसरी चीज़, इसमें स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस इसलिए नहीं है, अगर आप 4 बजे घर पे आए हो तो पीछे से स्कूल में से कोई भी स्ट्रेस वाली चीज़ें नहीं आएगी। आपके पास फ़ोन नहीं आएगा, आपके पास कोई नहीं आएगा। मैं जैसे लास्ट में जो जिस वैकेंसी में था उसमें ऑफिशियल लाइन थी, तो उसमें ऐसी वाली चीज़ें ज़्यादा थी कि आप घर पे आ गए, 9 बजे फ़ोन आ रहे हैं, 10 बजे फ़ोन आ रहे हैं, वहाँ ये मिस्टेक हो गई, वहाँ ये पैकिंग गलत हो गई, या ये चीज़ गलत हो गई। मतलब आपको पढ़ने का मौका भी नहीं देंगे, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो ऐसी वैकेंसी है, इसमें आप रहकर अच्छे से तैयारी कर सकते हो। 4 बजे बाद आप रेगुलर आकर आप स्टडी करोगे, आराम से कॉलेज लेक्चर में कल को निकल जाओगे आप, क्योंकि ये टाइम बहुत सूटेबल है। ये आराम से आप आओ, गर्मियों के टाइम है, छुट्टियां मिलती है, दिवाली पे छुट्टियां मिलती है, 1.5 महीने की जो समर वेकेशन आती है वहाँ छुट्टियां मिलती है, विंटर वेकेशन आती है, उस टाइम में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे यहाँ पर इस वैकेंसी के अंदर। इसलिए ये सबसे बेस्ट, इसके फ़ायदे बहुत हैं भाई। सपने का मैंने बताया दिया, सपने हमेशा बड़े देखने हैं। अगर आप सपने बड़े देखोगे तो आपको टारगेट ज़रूर बड़े मिलेंगे, ठीक है। सपने बड़े देखोगे तो स्ट्रगल भी बड़े होंगे, जोखिम बड़े होंगे, हो सकता है छोटी मोटी चीज़ें लॉस भी करनी पड़ जाए इस चीज़ में। मैंने जब किया था, मैंने आपको बताया था, आपके साथ में शेयर किया भी था कि जब मैं फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करा था, उस टाइम में एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो उसी रात मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे। मैं बस में बैठा था ट्रैवल के अंदर, रात को गंगानगर से मैं जयपुर जा रहा था सेंटर एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पर पापा एक्सपायर हो गए थे। रात को मुझे फ़ोन आया था 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, पापा जी एक्सपायर हो गए। अब फिर मुझे वही सिकर उतरना पड़ा। एग्ज़ाम सुबह, दूसरे दिन एग्ज़ाम था, मैं सिकर उतरा, सिकर से वापस घर गया। पूरे दिन वहाँ लगा, पिताजी का दाह संस्कार सब कुछ किया। उसके बाद में शाम को, रात को वापस मैं जयपुर गया और डायरेक्ट मैंने जाके वहाँ पर एग्ज़ाम दिया था। ये सब कंडीशन हुई। फिर दूसरे दिन वो पेपर था, सब्जेक्ट का था, वो भी दिया मैंने। फिर वापस घर आया, फिर पूरा काम सब कुछ किए। तो वो उस कंडीशन में मैंने एग्ज़ाम दी, इसलिए दी क्योंकि मैंने जो 6 महीने साल भर है वो मैंने नौकरी के साथ साथ रहते मैंने ये प्रिपरेशन की थी। पूरे स्ट्रगल थे, लास्ट में भी स्ट्रगल आते हैं। उस टाइम पे डिसीजन ज़रूरी था मेरा। अगर उस टाइम पे मैं थोड़ा सा भी नॉर्मल पड़ जाता कि पापा जी एक्सपायर हो गए, ज़्यादा इमोशनल हो जाता, या ऐसी कोई कंडीशन आ जाती कि मैं एग्ज़ाम कैसे दे पाऊँगा, कैसे बैठ पाऊँगा, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, उसी वैकेंसी में पड़ा होता। लेकिन कंडीशन थी, मुझे पता था कि पिताजी गए, उनकी भी इच्छा थी बेचारी, ठीक है। पेरेंट्स हमेशा इच्छा रखते हैं कि बच्चे आगे सक्सेस हो, तो उनकी भी इच्छा थी। तो मैंने सोचा एग्ज़ाम तो देनी है, फिर भी मैं गया, हिम्मत की। तो देखो, कुछ छोटे मोटे स्ट्रगल, छोटे मोटे त्याग ज़रूरी है। अगर आप बड़ा डिसीजन लोगे, बड़ी चीज़ें करना चाहते हो, तो आपकी लाइफ में त्याग करना ही पड़ेगा आपको, छोटी मोटी चीज़ें। तो ये चीज़ें चलती रहती है लाइफ में, तो इन चीज़ों को कभी भी हावी नहीं होने देना अपने माइंड के ऊपर, और अच्छे से आप पॉजिटिव रखो माइंड को, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि कहीं ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट ना हो। 10-10 दिन, 5-5 दिन, 7-7 दिन, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो इस प्रकार से आप प्रिपरेशन करोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। जल्दी वैकेंसी भी आने वाली है शायद इस बार, और वैकेंसी हो सकता है, पिछली बार 170 के आसपास थी, तो 150 के आसपास आ जाए, 130 के आसपास आ जाए। थोड़ी वैकेंसी कम आने की संभावना, लेकिन इतनी बहुत है। आप आराम से प्रिपरेशन करोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने कोशिश की है, कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी, कैसे कैसे टारगेट किए थे। तो आज के लिए अपना जो वीडियो है छोटा सा था, मैंने उम्मीद की है, और आप लोग अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करें, अगला वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।